नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप खतरे में हैं। परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से कम्युनिकेट करने का सबसे लोकप्रिय जरिया बन चुके सोशल मीडिया को साइबर फ्रॉड ने लूट का अड्डा बना लिया है और इसके जरिए लोगों को लालच के फांस में फंसाया जा रहा है। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों के खाते में सेंधमारी कर रहे हैं और इसके तार दूर तलक फैले हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर ठगी के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है और इसके तार चीन तक से जुड़े होने का सुराग मिला है। सोशल मीडिया पर गिफ्ट या बेनिफिट का वादा करके लोगों को लालच दिया जाता है और बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लेते हैं और वो तमाम जानकारी खुद ही साइबर अपराधियों को दे देते हैं। इसी से साइबर अपराधी खेल करते हैं और लोग ठगी का शिकार होते हैं। देश में साइबर ठगी को रोकने और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर आरोपियों की गिरफ्तारी तक हो रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी से नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे की बुनियाद पर इसकी नेटवर्क पर चोट की जा रही है। साइबर अपराध के बढ़ते जाल उसके चीनी कनेक्शन पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, मेड इन चाइना हैकर्स। चीन कर रहा बड़ा खेल, साइबर क्राइम में सब खेल, बिजनेस के नाम पर ठगी, पहले ट्रैकिंग फिर हैकिंग, सोशल मीडिया से धंधा, हैकर्स का बड़ा हथकंडा, एक्टिव गिरोह का भंडाफोड़, साइबर ठगी का बढ़ता जाल, लोग हो रहे बेहाल, कसी जा रही नकेल, देश भर में आरोपियों की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया लोगों से जुड़े रहने का सबसे सशक्त जरिया बन गया है। दुनिया की बड़ी आबादी इसका इस्तेमाल कर रही है और इसे साइबर अपराधियों ने लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाने में काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले का खुलासा हुआ और इस मामले में नोएडा में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों के पास से सैकड़ों सिम, मोबाइल फोन के साथ ही चाइनीज पासपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस सहित दूसरे संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी से साइबर ठगी के मामले में चीनी गैंग के एक्टिव होने का खुलासा हुआ है और एक गैंग दुबई से अपने धंधे को ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग बैंक खाते और सिम कार्ड का डिटेल्स देने के बदले में हजारों रुपए देने का झांसा देकर लोगों के खातों को लूट रहा था। चीनी गैंग एक्टिव। सोशल मीडिया का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवा पीढ़ी इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है। फिर चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम हो, हर कोई इसकी एप्लीकेशन में उलझा है। मगर बढ़ते प्रचलन के बीच साइबर क्राइम ने भी अपने पांव पसार लिए हैं। चोरी, ठगी और संबंधों के बीच खटास पैदा करने के ज्यादातर मामलों में भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर उससे लोगों को जोड़ना और फर्जी अकाउंट में पैसा डालकर ठगी करने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। साइबर ठगी के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है। ये लोग साइबर ठगों को ठगी के लिए बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। आरोपियों की पहचान चीन के सांगकांग सिटी के झू जुनकाई, मैसूर के तेंजिंग कालसंग और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के त्सरिंग धोंदुप, लखनऊ के कृष्ण मुरारी और शोभित तिवारी के रूप में हुई। तेंजिंग कालसंग और त्सरिंग धोंदुप मूल रूप से तिब्बत के रहने वाले हैं। नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गिरोह दुबई से संचालित होता था। पूछताछ में पता चला कि ये लोग गरीब लोगों को झांसे में लेकर उनको ग्रुप पर जोड़कर उनसे ओटीपी हासिल कर फर्जी अकाउंट में पैसा डालकर ठगी करते थे। साइबर अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उनको देश के विरुद्ध, देश की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध और लोगों के विरुद्ध, जिसमें अक्सर गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके विरुद्ध किए जा रहे हैं कृत्यों को सख्त से सख्त कानून बनाकर लंबी और रिगरस सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। और साइबर मामलों में डिजिटल एविडेंस मिल जाने पर 1 साल के अंदर सजा होनी चाहिए। आरोपियों के पास से 223 सिम,
21 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 7 आधार कार्ड, विदेशी मुद्रा कुल 15 नोट और भारतीय मुद्रा के 23,110 रुपए, चाइनीज पासपोर्ट, 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, बैग और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इसके नेटवर्क के दूर तलक फैलने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ के कृष्ण मुरारी और शोभित तिवारी लोगों से संपर्क कर उनके बैंक खाते और सिम समेत दूसरे जरूरी दस्तावेज ले लेते थे। सेविंग अकाउंट के बदले में गरीबों को 3,000 और कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए 20,000 रुपए दिए जाते थे। गरीबों के दस्तावेज का इस्तेमाल कर सिम निकलवाए जाते थे, जो साइबर ठगी में इस्तेमाल होते थे। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये यूज करते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके खातों का नंबर प्राप्त करते हैं। प्राप्त करके उसमें इनके द्वारा जो ठगी की गई है उस धनराशि को उसमें डालते हैं और अपने माध्यम से फिर उस पैसे को ये लोग निकाल लेते हैं। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 19 मोबाइल फोन और 223 सिम बरामद हुए हैं। साइबर ठगों का जाल देश भर में फैला हुआ है और इसे देश के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने जिस साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, उसका मास्टरमाइंड चीनी नागरिक है। बिजनेस वीजा पर भारत आए गिरफ्तार चीनी नागरिक झू जुनकाई देश में फैले अपने नेटवर्क से अलग अलग लोगों की जानकारियों को हासिल करता था और वो विदेशों में बैठे अपने आका तक उसे पहुंचाने में अहम रोल निभा रहा था। पूछताछ में इस गिरोह ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से ये गिरोह लोगों को ठग रहा था। इनमें से एक एक जानकारियां इकट्ठी करने के बदले वो मोटी कमाई का झांसा लोगों को देता था, तो दूसरा नौकरी देने के नाम पर लोगों को लूट रहा था। चीनी नागरिक मास्टरमाइंड तेंजिंग कालसिंग और तेसरिंग सिम को कृष्ण मुरारी और शोभित तिवारी से रिसीव करते थे। टेलीग्राम पर जैसे ही ठगों द्वारा ऑर्डर मिलता था, उन्हें रकम लेने के बाद खाते और सिम मुहैया करा दी जाती थी। चीनी नागरिक झू जुनकाई का काम इन चारों का ठगी करने वाले जालसाजों से संपर्क कराने का था। वो अफ्रीका और दुबई सहित दूसरी जगह पर भी रह रहा है। ऐसे में उसका नाइजीरियन समेत अन्य कुख्यात गिरोह से सीधा संपर्क है। वो विदेश में बैठे ठगों को खाते उपलब्ध कराता है। इन्हीं खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर होकर बाहर जाती है। साइबर ठगी के मामलों को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है कि लोगों को उचित रूप से अवेयर किया जाए और उनको इस बात की सूचना दी जाए कि जब वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन फोन के माध्यम से कर रहे हैं, उन फोन को सुरक्षित रखना उनकी अपनी जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनका नुकसान अवश्यंभावी है। झू जुनकाई का काम क्लाइंट और कस्टमर के बीच लिंक स्थापित करना है। चीनी नागरिक के वीजा और पासपोर्ट की जांच की गई। जांच में पता चला कि वो तीसरी बार बिजनेस वीजा पर भारत आया। उसका वीजा अगस्त 2024 तक वैध है। चीनी नागरिक का बाकी चारों से सीधा संपर्क है। आरोपियों ने 20 ऐसे खातों की जानकारी दी है जिसमें ठगी की रकम आई है। एक बैंक खाते में 51 लाख रुपए मिले। जांच अधिकारी के मुताबिक कृष्ण मुरारी मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को ठगने का काम करता था। दुकानदारों और दूसरे लोगों को वो पैसों का लालच देकर बैंक खाते ले लेता था। उसके बाद ये सारी जानकारी ठगों तक पहुंचाता था। वहीं शोभित बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज और बैंक खाते ले लेता था। साइबर अपराधी देश भर में फैले हैं। साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा ठगी की शिकायतों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और देश भर में साइबर ठग गिरोहों का पर्दाफाश हो रहा है। इससे जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले दिनों गुरुग्राम में साइबर अपराध ने साइबर ठगी के केसों की जांच से हुए खुलासे के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है और जांच में इस बात का खुलासा भी किया गया कि आरोपी देश भर में साइबर ठगी की कई वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी। साइबर अपराधियों का जाल देश भर में फैला हुआ है। अलग अलग गिरोह इसमें सक्रिय हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर लोगों के तमाम डिटेल्स मौजूद होने का फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। पिछले दिनों 13.2 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में का गुरुग्राम पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने देश भर से 3,591 शिकायतों में एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी मिले हैं। उनका डाटा चेक किया गया तो इन वारदातों का खुलासा हुआ।
आरोपियों के खिलाफ 3,591 शिकायतों में 170 केस दर्ज हैं। इनमें 7 मामले हरियाणा में और 2 मामले थाना साइबर अपराध पश्चिम में दर्ज हैं। सहायक पुलिस आयुक्त साइबर अपराध प्रियांशु दीवान के मुताबिक पुलिस द्वारा साइबर ठगी के केसों में जांच पड़ताल की जा रही थी। जांच में सामने आया कि महिला समेत सभी 6 आरोपी सोशल मीडिया पर लोगों से साइबर ठगी करते हैं। वो अपने बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करवाकर साइबर ठगी करते हैं। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों द्वारा देश भर में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। साइबर क्राइम रेट तो खास करके जो हमारे जो ऐप के जरिए जो चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट स्कैम, जॉब फ्रॉड, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। सो दैट इज़ ट्रेंडिंग एट नंबर 1, जो कि ऑफशोर से चल रहा है। इंडिया के अंदर से जो चल रहा था, मैं 2 मेन रीजन्स आपको बताया मैंने, वो जामताड़ा बिहार वेस्ट बंगाल का रीजन और दूसरी तरफ मेवात वाला रीजन। साइबर ठगी में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। सोशल मीडिया को लेकर लोगों में सतर्कता की कमी है और वो उस पर अपने ज्यादातर जानकारियों को शेयर करते रहते हैं और ये इसी का नतीजा है कि साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को सतर्क किए जाने के बावजूद इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में औसतन 7,000 से ज्यादा साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गई, तो पिछले 2 साल के मुकाबले ये 100% से भी ज्यादा है। साइबर ठगों के नेटवर्क खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन इसे बचने के लिए यूजर्स के लिए अपने सोशल मीडिया को एक दायरे में लाने की खास जरूरत है। इसके साथ ही किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को किसी भी सूरत में किसी दूसरे के साथ शेयर करने से परहेज करना होगा और साइबर ठगी से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। साइबर ठगी में इजाफा। जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच साइबर अपराध की वजह से 1,750 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 7,40,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में औसतन 7,000 साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई, जो 2021 और 2023 के बीच के मुकाबले 113.7% का इजाफा दर्ज हुआ है। 2022 से 2023 तक 60.9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2024 के पहले 4 महीनों में 7,40,957 शिकायतें दर्ज की गई। ज्यादातर पीड़ित ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, गेमिंग ऐप, एल्गोरिदम हेरफेर, अवैध उधार ऐप, एक्सटॉर्शन और OTP घोटाले के शिकार हुए। 2024 के शुरुआती 4 महीनों में 4,599 मामलों में डिजिटल गिरफ्तारियों के कारण 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्रेडिंग घोटाले के 20,043 मामले थे। साइबर अपराधों में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को तमाम मुश्किलें पेश आती हैं। जैसे अक्सर वो अपराध दूसरे प्रदेशों में करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का मामला है, तो पुलिस को दूसरे प्रदेशों में जाकर अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत आती है। अक्सर वो VOIP और ऐसे नंबरों का प्रयोग करते हैं, फर्जी KYC का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से भी पुलिस को उन अपराधियों को पकड़ने में मुश्किल आती है। और अक्सर जो अपराधी के नाम पर पकड़े जाते हैं वो कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो कुछ रुपए लेकर अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार इत्यादि अपराधियों को बेच देते हैं। इंटरनेट यूजर्स को साइबर अपराधियों से राहत पहुंचाने के लिए कई स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP और नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाकर ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जा रही है। साइबर ठगी को रोकने के लिए तकनीकी सेफ्टी को बढ़ाने के साथ साथ कॉलर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का तरीका अपनाए जाने से कॉल करने वालों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मौजूदा वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद आम है और अगर इससे होने वाले नुकसान को कम करके ही लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। डेटा सुरक्षा जरूरी। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं। जब तक लोग हैकर्स और साइबर ठगों की चाल को समझ पाते हैं, तब तक वो दूसरा तरीका अपना शुरू कर देते हैं। साइबर क्राइम में दर्ज हो रहे इजाफे को देखते हुए इंटरनेट यूजर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान लोगों से जुड़ने से परहेज करें और साथ ही किसी तरह की मदद मांगे जाने पर इस बात को सुनिश्चित करें कि वो सही है या नहीं। अपना ID ओनली मी या ओनली फ्रेंड में रखने पर साइबर अपराधी आपके ID में दाखिल नहीं हो पाएंगे। जब भी कोई बड़ा फायदा देने का वादा करे और पैसे मांगे तो उसे समझ लेना कि वो कोई स्कैम का हिस्सा है जो आपको ठग सकता है। साइबर अपराधों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है
और उसका प्रमुख कारण देश में बेरोजगारी और साइबर माध्यमों से ठगी करके बच जाना, यानी अपराधियों की धरपकड़ ना होना और उनको जल्दी ही राहत मिल जाना, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण लगातार साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता और जो लोग इसका वादा करते हैं वे आपसे ठगी का प्रयास कर रहे हैं। जब भी कोई आपसे यूजर नेम और पासवर्ड या दूसरी पर्सनल जानकारी मांगे तो समझ जाइए कि आपके साथ धोखा होने वाला है। बैंकिंग डिटेल्स जो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं उनमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड शामिल है। साइबर अपराधियों द्वारा बैंक अकाउंट या आपके पास मौजूद दूसरे पर्सनल अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। इनमें आधार कार्ड से लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट तक कुछ भी शामिल हो सकता है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किया और अगर लोग जो आम लोग हैं इस बात को ध्यान रखें, किसी लालच में या किसी के कहने पे ना जाएं और जो पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसीज कहते हैं उस पर ध्यान दें तो साइबर क्राइम कम रहेगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐसा है जिसमें लॉन्ग ड्रॉन इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारा प्रयास रहा है कि इसको कम करें। इस वर्ष हम लोगों ने जितने केस रजिस्टर हुए उससे ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल किया। जो हमारा अरेस्ट है वो रिकॉर्ड अरेस्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा काम किया है। ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड से निपटने के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सीएनएपी और नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाने की तैयारी है जो ऑनलाइन फ्रॉड से टक्कर लेंगी। ये कई विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। ये साइबर हमलों और फ्रॉड को रोकने के लिए कई तरह की चीजें विकसित करेगी। इसका मकसद टेक्नोलॉजी की मदद से छोटे बिजनेस और आम लोगों को बचाना होगा। डिजिटल फ्रॉड का सबसे ज्यादा शिकार यही लोग होते हैं क्योंकि इनके पास तकनीकी सेफ्टी का जरिया नहीं होता। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लागू करने में टेलीकॉम कंपनियां अहम भूमिका निभाएंगी। इस सिस्टम में कॉल करने वाले की पहचान बहुत आसान हो जाएगी। कॉल करने वाले की पहचान उस नेटवर्क द्वारा की जाएगी जहां से कॉल आई है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोग ये दावा नहीं कर पाएंगे कि वो किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी, बैंक या कस्टम अधिकारी है। कॉल जिस नेटवर्क से होगी वो पहचान करके रिसीवर को भेज देगा। इससे कॉल रिसीव करने वालों को काफी सुविधा होगी। साइबर ठगी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इंटरनेट यूजर्स में जागरूकता की कमी है। लोगों को तमाम तरीकों से जागरूक बनाने की कोशिशों के बाद भी वो साइबर ठगों के झांसे में आकर खुद ही जानकारी शेयर कर लेते हैं और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। ऑनलाइन फ्रॉड और एटीएम क्लोनिंग के साइबर फ्रॉड के बढ़ रहे मामले इस बात की पुष्टि करते हैं कि लोग अपनी जानकारियों को अनजान लोगों से शेयर करने को लेकर पूरी तरह से सतर्क नहीं है। साइबर ठगी से बचने के लिए इंटरनेट यूजर्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अहम जानकारियों को शेयर करने से बचना होगा। साथ ही उसके दायरे को भी फिक्स रखना होगा। मेड इन चाइना हैकर्स की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।